तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का वन शॉट। जी हाँ दोस्तों, आपके बाकी सारे वन शॉट यानी आपके पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के सभी वन शॉट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो, जाके देखो, सबको चेक करो भाई। आई के बटन पर क्लिक करो और मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। समझ रहे हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो माइंड मैप क्यों ना हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, सबकी लिस्ट है। समझ रहे हो, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। भाई बड़ा ही शानदार चैप्टर है क्योंकि ये आज के जो नॉर्मल आपके कॉमन टॉपिक्स जो आप कह सकते हैं, कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है आपका, उसके आसपास ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर एक टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, आप कहेंगे सर बात तो सही है क्योंकि ये तीन ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ लोगों का दाना पानी चल रहा है। अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है, कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ राजनीतिक नेता तो बिल्कुल ही दी एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा हो जाएगा उनका साथ। यही सिनेरियो है। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जेंडर रिलीजन और कास्ट किस किस फॉर्म के अंदर कहे गए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जेंडर, ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सेक्स, ठीक है, एक होता है जेंडर। अगर हम सेक्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी ये हमें नेचर ने दिया, इट इज गिवन बाय द नेचर। हम बायोलॉजिकल को कहते हैं कि नेचर ने दिया है। जैसे एक बॉय, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मेल फीमेल के जो सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, अगर आप बात कर सकते हैं तो मेल या फीमेल। इस बार मेल या फीमेल आते हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं कि भाई फीमेल्स के हेयर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनके हेयर शॉर्ट होते हैं। इस तरीके से हम बात करते हैं, डेप्थ ऑफ वॉइस की बात करते हैं। बट जेंडर क्या है? फिर हम अक्सर जेंडर और सेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक ही चीज़ है। नहीं, ये बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग चीज़ें। सेक्स है बायोलॉजिकल जो नेचर देती है, जेंडर है जो सोशल कंस्ट्रक्ट है। जो सोशल कंस्ट्रक्ट है इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो हमें सोसाइटी ने दिए हैं, सोसाइटी ने रोल बना दिए हैं। जैसे कि जो गर्ल है वो पिंक कलर ही अडॉप्ट कर सकती हैं, लड़के हैं वो ब्लू कलर ही पहन सकते हैं। ठीक है, अब तुमको सर आपने भी तो ब्लू पहन रखा है, वो तो थीम है। ठीक है, इसके अलावा लड़के रो नहीं सकते, ठीक है, लड़कियां रोती हैं। ठीक है, लड़के हमेशा कमाने जाएंगे, लड़कियां घर पे रह के चूल्हा चौका करेंगी। ये है जेंडर। जब हम रोल्स प्रोवाइड कर देते हैं पर्टिकुलर किसी को, वो होता है जेंडर। कि भाई लड़के घर का मतलब बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। ये है जेंडर, जो सोशली कंस्ट्रक्ट। ये एट्रीब्यूट देखे जाते हैं और इसी भ्रांति को हम समझेंगे, जानेंगे और इसको तोड़ेंगे भी। आपको सर तोड़ेंगे कैसे? जब हम इसको पर्टिकुलरली एकदम बेस से समझ लेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर कितनी चीज़ें गलत कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया आपका पहला वर्ड जेंडर। दूसरा है रिलीजन। हम सभी जानते हैं रिलीजन बहुत बार कम्युनिज्म की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अक्सर रिलीजन्स के बेसिस पर, ठीक है, दंगे कराए जाते हैं, राइट्स कराए जाते हैं। दिक्कत रिलीजन से नहीं है, दिक्कत तब है जब आप अपने रिलीजन को, अगर आप अपने रिलीजन को, जब कोई भी व्यक्ति अपने मेन रिलीजन को, ठीक है, पॉजिटिव मानता है और दूसरों को नेगेटिव, यानी अपने आप को टॉप मानता है और बाकी सबको बॉटम मानता है। दिक्कत तब है, आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप अपने रिलीजन को टॉप मानेंगे कि भैया हम ही हम हैं, बाकी सब कम है, तो भैया सीधी बात है वो कम्युनिज्म का मतलब जो पॉइंट है वो ले लेंगे। अब इसको समझेंगे और तरीके से समझ लो। जैसे हमने अब श्रीलंका की बात करी, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर क्या था? श्रीलंका में दो धर्म थे। ठीक है, मतलब श्रीलंका के अंदर बेसिकली बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई थी। अब बौद्ध धर्म ने क्या समझा कि भैया हम ही हैं, ये जहाँ पर है, बाकी सब हमसे ऊपर नहीं है। तो वहाँ पे कम्युनिज्म फैला। ठीक है, वहाँ पर दंगे हुए, राइट्स हुए। सबसे एट द एंड पॉइंट है कि भैया राइट्स होंगे, और सबसे खतरनाक चीज़ है, इसके हिसाब से देश बट भी जाते हैं। जैसे भारत का जो बंटवारा हुआ था, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, वो भी इसी बेस पे हुआ था। ये है रिलीजन। रिलीजन है अच्छी चीज़, हाँ भाई, रिलीजन आप सभी को मानना चाहिए। आप अगर फॉलो करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती कि आप किसी रिलीजन को माने या ना माने। लेकिन अपने रिलीजन को टॉप मानना और बाकी सब रिलीजन को नीचे मानना, ये गलत है। फिर लास्ट आता है हमारे पास कास्ट। देखो,
इन सबसे बचते हैं तो हमारे यहाँ पर कास्ट आ जाती है। भाई कास्ट तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, जातीय समीकरण भी कहते हैं, बहुत जगह जात भी कहते हैं, ठीक है, कास्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है भैया, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे नेताओं की घर की रोटी चल रही है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी जिनकी रोटी चल रही है सिर्फ कास्ट की वजह से, वरना उनके पास ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, उनके पास ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। हर एक राजनीतिक पार्टी ये हर एक कास्ट को लुभाती है कि भैया हम आप की जाति के, हमें वोट दो, हमें वोट दो, ठीक है, बाकी सबको, ठीक है, मत दो, हमें वोट दो, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। जातीय समीकरण साझा जाता है कि किस जगह पर कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं उसको हम टारगेट करेंगे, और इस कास्ट के लोग हैं ज़्यादा हो तो हमारा नेता भी ऐसे होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हर एक जगह पर सारी कास्ट के लोग थोड़ी रहेंगे एक साथ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। और ये तीनों वर्ड को हमको और ज़्यादा एक्सपेंडिची फॉर्म के अंदर पढ़ना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहले है पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स, किस तरीके से वुमेन्स और मैन का जो पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन है वो होता है। हम मानते हैं, हम बात भी करते हैं कि हमने इस सोसाइटी को इस तरीके से बांट रखा है कि जो वुमेन्स हैं उनको कोई काम ना करना पड़े, ठीक, काम ना करना पड़े, बाहर ना जाने दिया जाए, सिर्फ वो घर का काम करे, रोटी चूल्हा चकला संभाल ले, और उसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? मेंस पे। किस पे? मेंस पे। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क। जो मैंने अभी बात कि भैया महिलाओं का मुख्य काम क्या है? घर संभालना, चूल्हा चौका करना, रोटी थेपना। और भैया भाई ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये सोसाइटी कहती है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ, भैया सोसाइटी कह रही है, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, और बच्चों का पालन पोषण करना, ये सोसाइटी कहती है। और इसी को हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि भैया जो मेल्स हैं, मेल हमेशा डोमिनेंट कंडीशन में रहे हैं, ठीक है, और फीमेल्स हमेशा ऑप्रेसिव कंडीशन में रही, कि फीमेल्स पे हमेशा दबाव ही कायम किया गया। और जो मेल सोसाइटी थी हमारी, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी भी कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती क्या है, इसके अंदर हमेशा मैन जो होते हैं, जो ठीक है आदमी जो होते हैं, उनको टॉप ऑफ द हेड या टॉप ऑफ द पोजीशन माना जाता है, ठीक है, और उनके हिसाब से सारा काम चलता है। चलिए सेकंड है वुमेन डू ऑल वर्क। वुमेन सारा काम करती है इनसाइड द होम, घर के अंदर, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ठीक है, टेलरिंग करना, और अपने बच्चों का लालन पालन करना। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और जो मनुष्य, जो आदमी है, जो मेंस है, वो सारा घर का बाहर का काम करेंगे। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम नहीं कर सकते, नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ आपको, अगर आप जाते हैं होटल्स, तो आपको मैक्सिमम जो कुक्स मिलेंगे वो कौन मिलेगा? आपको मेंस मिलेंगे, ठीक है। आप टेलर की शॉप पे जाइए, आपको मैक्सिमम टेलर कौन मिलेंगे? मेंस मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप धोबी घाट जाइए, आप वॉशर ड्राई क्लीनर्स के पास जाइए, आपको मेन वर्किंग प्रोफेशन में कौन मिलेगा? आदमी मिलेंगे। आप हाउस कीपिंग में जाइए, होटल्स की, ठीक है, होटल्स के अंदर जो हाउस कीपिंग होती है उसके अंदर मैक्सिमम लोग कौन मिलते हैं? मर्द मिलते हैं, ठीक है, आदमी मिलते हैं। अब आप कहोगे यार तो ये बाहर क्यों कर रहे हैं, घर में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाहर पैसा मिल रहा है ना, घर में पैसा मिल नहीं रहा, घर में इज्जत भी नहीं मिल रही, तो बाहर पैसा मिल रहा है। हाँ बेशक बाहर इज्जत कम मिलती है, लेकिन मिलती तो है। तो ये वाला सिनेरियो है कि भाई बाहर पैसा मिल रहा है इसलिए वो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये माना जाता है बेसिकली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इनफैक्ट जो मेजोरिटी है वुमन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। महिलाएं घर का काम भी करती हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत जगहों पर क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, आप अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ घरों में राखियाँ बनती हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं जो होती हैं राखी बनाती हैं। आपको यहाँ से राखी बनाती हैं। राखी के अलावा ना जो आपके परांदे जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं कुछ घरों में, ठीक है। इसके अलावा धागे का काम होता है, जीन्स के जो धागे होते हैं वो काटे जाते हैं। अब बहुतों को पता चलेगा यार जीन्स के, हाँ जी, जीन्स के धागे भी काटे जाते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। मालाएं बनाई जाती हैं बियर्ड्स की, ठीक है, बियर्ड की नहीं, बीड्स की, ठीक है, बीड्स की माला जो बनाई जाती है। इसके अलावा और क्या काम होता है? इसके अलावा दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, ये सारे काम किए जाते हैं। ये पैसे का काम है। किसका काम है? पैसा। इसको इससे पैसा मिलता है, लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती, इनकी वैल्यू है ही नहीं, इस काम की भी वैल्यू नहीं है। क्यों? देखो समझ के देखो, महिलाएं सुबह उठेंगी, मम्मी, ठीक है, एक महिला सुबह उठ रही है, मम्मी की बात कर लेते हैं, 5 बजे उठती हैं, ठीक है, घर पे पहले पानी भरेंगी, फिर साफ़ सफाई करेंगी,
ठीक है। जो जो व्यक्ति जिस जिस टाइम जाएगा सबको खाना पैक कर करके देंगे। फिर खाना पैक करने के बाद मतलब ये समझ लो जो 5 से 6 जो 7 का टाइम बता दिया उसके अंदर नहाने के धोने और सफाई वफाई सारा मिला दिया है मैंने। ये मत कहना सर जी घर के बर्तन तो नहीं सफाई जो ही नहीं, आप खाना बनवा दो, भाई 2 घंटे में करवा दिया है मैंने। फिर खाना बनेगा, खाना बन के सब जैसे जैसे जाएंगे उनको खाना दे के विदाई देती रहेंगी। फिर जैसे ही सब चले जाते हैं फिर स्टार्ट होता है मेन काम, फिर कपड़े धोए जाते हैं, फिर दोबारा से तसल्ली से सफाई की जाती है, ठीक है। फिर ये काम करते करते फिर बर्तन भी मांजे जाएंगे। फिर ये करते करते 2 बज जाते हैं। 2 बजे वो महिला बैठेंगी, मतलब मम्मी बैठेंगी, मान लेते हैं इनमें से कोई काम कर रही हैं, 2 बजे बैठेंगी, 3 4 ठीक है, 4 5 बज जाते हैं। 4 5 बजे फिर दोबारा से चालू हो जाती है सफाई। शाम की सफाई होती है, पापा आते हैं उनको चाय दी जाती है, ठीक है। चाय देने के बाद फिर घर का खाना में लग जाती हैं, खाना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, फिर बर्तन मांजती हैं। जब सारे लोग खाना खा लेते हैं फिर बर्तन मांजती हैं। अगर कोई व्यक्ति लेट आ रहा है तो उसको खाना देती हैं, फिर ठीक है, फिर 11 बज जाता है, 11 12 बजे जाके वो सोती है, फिर दोबारा 5 बजे उठ जाती है। स्टिल जो वो काम कर रही हैं इसके बीच में, चाहे राखी बनाना है चाहे कुछ भी करना हो, उनकी वैल्यू नहीं हो रही उस काम की। तो यानी ये हमारी सोसाइटी का नेगेटिव एस्पेक्ट है कि भाई एक व्यक्ति जो इतना काम कर रहा है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने बाकी सबको मिल रही है, और उसको तो ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि भैया उसने अपनी नींद कुर्बान कर दी। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी कोई भी मतलब हमारी मतलब हम में से किसी मम्मी ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा सोती होंगी, बहुत कमी नींद मिलती है सबको। चलिए आगे चलते हैं हम इसी बात पे, ठीक है। वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। महिला जो उनके हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, दे रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। महिलाओं का जो मानवता के तौर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल लाइफ तो उनकी जीरो है, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ तो जीरो है क्योंकि ठीक है प्रधानपति मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, निगम पार्षद पति मिल जाएगा, पति के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा होता बहुत जगह हो तो, ठीक है। वो तो महिलाएं इसलिए खड़ी कर देते हैं क्योंकि भैया वो सीट महिलाओं के अंडर आ चुकी है, वरना कोई खड़ा ही नहीं करना चाह रहा है आजकल, ठीक है। खासकर पॉलिटिक्स के अंदर जो मिनिमल मोस्ट है, ठीक है, इसमें सोसाइटीज़ के अंदर तो महिलाओं को योगदान है ही नहीं। पब्लिक लाइफ के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी शादी होती है, अगर मैरिज की बात करें, शादी की बात करें, अगर शादी ब्याह की भी बात करते हैं तो शादी ब्याह के अंदर भी आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग हैं वो पापा जाते होंगे, भाई जब चले जाता होगा, मम्मी तो बहुत कम जाती है, ठीक है। सगाई के अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक है, कि पापा, ठीक है, मामा फूफा ये सब चले गए, महिला तो जा ही नहीं पाती ना, ठीक है। शुरू में जो मैन थे वही अलाउ थे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर, पब्लिक अफेयर में, यानी समाज के अंदर, कि भाई किसके घर में चोरी हो गई, पंचायत बैठेगी तो हम बात करेंगे, घर के अंदर जो डेरा लगेगा उसके अंदर हम बताएंगे, ठीक है, यानी सारी मेन पावर हम बताएंगे। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ चूल्हा चौका संभालेंगे, चाय बनाएंगी। वोट करना है, कंटेस्ट करना है पब्लिक ऑफिस के अंदर। ग्रेजुअली जो जेंडर थे इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स, हर टाइम पर ये मुद्दा उठाया गया कि भैया महिलाओं को भी आने दिया जाना चाहिए, बट हर बार वो पॉसिबल हो ही नहीं पाया। क्यों? कोई भी नहीं चाहता कि उनसे पावर छीन ली जाए, कोई भी नहीं चाहता। इवन अगर वुमेन्स को भी सारी पावर दे दी जाए तो वुमेन्स भी नहीं चाहेगी कि उनसे सारी पावर छीन ली जाए। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ह्यूमन नेचर है नॉर्मल कि भाई अगर हमारे पास सारी पावर आती है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता यार उससे पावर चली जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। समझ में आई बात? चलिए, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग वुमेन थी उन्होंने इक्वल राइट्स के लिए धरना प्रदर्शन किए, ठीक है, एगिटेशन किए, और अलग अलग देशों के अंदर किए कि भैया हमें वोटिंग राइट्स तो दो। पहले बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पर वोटिंग राइट्स ही नहीं थे वुमेन्स के पास, जैसे सऊदी अरेबिया अब जाके मिले हैं, ठीक है। अब महिलाओं ने कहा यार पहले वोटिंग राइट तो दो, बाकी जब तो हम बाद में मांगेंगे ना। आप समझ के देखिए, ठीक है, फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन वुमेन्स आर एक्सपेक्टिंग दैट दे गॉट द वोटिंग राइट्स, कि उनको मिल जाए बस वोटिंग राइट, जैसे तैसे मिल जाए, बस मिल जाए और कुछ वोटिंग राइट दे दो। चलिए क्लास, अब देखिए, अब हर जगह तो उनको राइट्स मिल नहीं पाए महिलाओं को, तो इसी को लेकर एक एगिटेशन स्टार्ट हुआ, और एगिटेशन इस लेवल पे आया है कि बहुत बार बहुत जगहों पर खुद मेंस ने भी सपोर्ट किया कि हाँ महिलाओं को राइट्स मिलने चाहिए, महिलाओं को राइट्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग ऐसे होते हैं या सारे ही मेंस कम सोचते हैं या सारी महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं। हर एक जगह पर भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग पाए जाते हैं और वही सिनेरियो है बच्चा, ठीक है। महिलाओं में सब समझदार नहीं होते, ठीक है, और पुरुषों के अंदर सारे दिमागदार नहीं होते, ध्यान रखना, क्लियर।
सबके अंदर भिन्न भिन्न प्राणी के लोग हैं, वही सिनेरियो यहाँ पर है। जो एजुटेशन है डिमांड करता है इनहांसिंग द पॉलिटिकल लीगल स्टेटस, कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस बनना चाहिए महिलाओं को, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कि भैया उनको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको वोटिंग देने का राइट मिलना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि इक्वालिटी हम मांगते हैं कि इक्वल होना चाहिए। मोर रेडिकल वुमेंस, जो रेडिकल वुमेंस है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया इक्वालिटी के लिए, लॉ के सामने कि भैया पर्सनल या फैमिली राइट्स मिलने चाहिए। पर्सनल के अंदर जैसे अगर आप बात कर सकते हैं फैमिली के अंदर, तो अगर हम बात करते हैं कि फैमिली के अंदर जो मेन दर्जा जो पुरुष का है वो महिला का भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही कमाएं, महिलाओं को भी कमाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है महिलाएं कमाएं, अच्छा सोर्स अर्निंग सोर्स पर्सन बने, ठीक है। पर्सनली भी उनके जो वर्क है उनको सराहा जाना चाहिए, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द सोसाइटी उसको कोई नकार नहीं सकता। और विधा महिला के ये जो समाज है, सृष्टि है, नश्वर है, मतलब नश्वर क्या कह रहा हूँ, ख़त्म ही है, फिर तो क्यों ही जी रहे हैं, ठीक है। और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि मेंस और वुमेंस दोनों इक्वल ही रन करें, इक्वल बैलेंस हो, बैलेंस के अंदर चीज़ें चलती रहें। क्लियर? जैसे अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे जो लोगों का परसेप्शन जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो महिलाएं हैं वो आराम से बैठी हुई है एंटी की तरह और टीवी देख रही, सास बहू और सास जी उसकी सास ने तो उसे मारा है, अब ऐसा चल रहा है। या फिर फैशन इंडस्ट्री देखते हैं कि महिला जो है वो एकदम ठीक है ब्यूटीफुल सी वो जा रही है, ला 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 ऐसे जा रही है। और कुछ सोसाइटी देखते हैं आइडियल हाउस वाइफ, जो सारे काम, वो देवी है, 10 हाथ निकालेगी, ठीक है, चाय भी बना दे बहू पराठे भी लिया, बहू फैन भी दे दे, बहू है हमारी शुगर फ्री चाय दे दे, अरे बहू तेरे से कहा था कपड़े सुखा दिए, बहू कपड़े भी सुखा रही है, सारे काम कर ले बहू, ठीक है। 20-20 हाथ है बहू के, देवी आई है घर में तुम्हारे, इंसान दौड़ी है वो, तो पता नहीं क्या चल रहा। परसेप्शंस, हमारे परसेप्शन ऐसे बन जाते हैं, हम हमेशा ऐसे चाहते हैं, हम घर पे जाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा था, मम्मी भाई है मम्मी कैसा खाना रख दिया यार दोस्तों के सामने भेज, तो तू बना ले भाई, एक बार बना के देख, पता चल जाएगा। सुबह उठ के तो दिखा 5 बजे उठ और 4 तरह की सब्जी बना, फिर पता चलेगा तुझे। कद्दू कुछ नहीं पता चलेगा हैं, कद्दू कुछ ना बन पाए तुमसे, बस आएंगे मम्मी की मैच कहेगी, अरे भैया मम्मी है वो, सुबह शाम तक वो व्यक्ति काम कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें प्यार भी कर रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी सुनना होता है वो व्यक्ति। तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तुम तो बिलक जाते हो, तुम्हारी मम्मी ये कहते हैं बेटा छत से कपड़े लिए जैसे तुम नीचे आते हो, अरे बेटा तू ये जूते लाना तो भूल ही गया, तुम एक बार नहीं कह सकते हो, तुम बार बार ऊपर चढ़ा रहे हो। और मम्मी रसोई में, मम्मी पानी दे देना, पानी लाए, मम्मी वो चटनी तो दी नहीं तुमने, अच्छा मम्मी ये भी ले आओ, मम्मी ये भी ले आओ, तब मम्मी ने कभी कहा एक बार मंगा लेना, मम्मी फिर भी प्यार से ला के देती, लाए में बैठे नहीं तुम्हें आग लग जाती है बेटा, तुम्हारा मतलब लठ बजना चाहिए। चलो आगे चलते हैं इसी बात पे। अब देखो स्कैंडिनेविया जो कंट्री है जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, ठीक है, ये है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है पब्लिक लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, वो पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है चीज़ों को, वो सबसे आगे रहती है, ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर बहुत जगह पर। तो आपको जो पीएम है या प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर महिलाएं मिलेंगी, ठीक है, बट इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ, इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे सीएम्स रही हैं, ठीक है, पोस्ट पे जिन्होंने परसेप्शन बदला है पॉलिटिक्स का, ठीक है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी भी हैं, ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं राबड़ी देवी जी भी रही हैं, ठीक है, ये कुछ महिलाएं रही हैं जिन्होंने चीज़ें चेंज करी थी, पॉलिटिक्स को बदला था, ठीक है। पॉलिटिक्स को हम ये कहेंगे कि सर इनकी पॉलिटिक्स, बट यहाँ पे मैं किसी की पॉलिटिक्स को पॉजिटिव नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, बट एज अ पर्सन अगर आप देखेंगे तो हाँ चीज़ें चेंज करी हैं इन्होंने, ठीक है। मायावती जी हैं, इन्होंने सही में पॉलिटिक्स को चेंज करा था। जो परसेप्शन हमारे माइंड में था कि नहीं नेता ही है बस, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सही तरीके से रन करनी आनी चाहिए पार्टी, तो आप लॉन्ग लिविंग सीएम बन सकते हैं। ये उनके एग्जाम्पल सेट हैं, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, ये हैं, शीला दीक्षित जी थी, ये कुछ उन नामों में से हैं जिनका नाम आता है जब पॉलिटिक्स आती है, अगर वुमेंस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हैं सुषमा स्वराज जी हैं, ये उन नामों में से हैं जिन्होंने दबदबा कायम करा है भाई पॉलिटिक्स के अंदर, और यही चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है।
जैसे हमारे देश के अंदर जो डिस्पाइट है सारे जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, वो हुए, लेकिन अभी भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल का मतलब होता है, ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। क्या है? मेल डोमिनेंट। मेल डोमिनेंट का मतलब क्या है भैया? यहाँ पर जितने भी बड़े फैसले हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी पदवियों पर है वो पुरुष ही रहे हैं। वो कौन रहे हैं? सिर्फ मेल रहे हैं, ठीक है, फीमेल आज तक नहीं है। इसी को हम कहते हैं पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक सोसाइटी, जहाँ पर जो मेंस होते हैं वही हाई पोजीशन पे होते हैं, जो मेल डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। हाई पोजीशन पे कौन होंगे? मेल्स होंगे, ठीक है। हाई पोजीशन पे मेल होंगे। जितनी भी आपकी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होंगी, जितनी भी आपके पास पॉलिटिकल गैदरिंग्स होगी, उस पर कौन होंगे? मेल्स होंगे। जितनी भी आपके पास फैमिली का जो हेड होगा, अगर हम कहें हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, वो भी मेल होगा, यानी मेल होगा, और मेल के थ्रू मेल ही बनेगा, ठीक है। जैसे पिता के बाद उनका पुत्र, पुत्र के बाद उनका पुत्र, ठीक है। यहाँ पर पुत्री का कोई सेंस है ही नहीं, यानी फीमेल है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर? अब ऑपरेशन किस किस वे में होता है महिलाओं का? ऑपरेशंस यानी उनके ऊपर दबाव किस किस जगह से बनाया जा सकता है? जैसे एजुकेशन है, आप जानते हैं कि एजुकेशन के अंदर महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ने दिया नहीं जाता। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, रोज़गार भी कम, बहुत कम मिलता है। रोज़गार के अंदर अगर हम देखेंगे तो पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। हाई पोजीशन पर महिलाएं कम पहुंच पाती है। रेम्यूनरेशन, अगर हम पैसे की बात करें तो काम ज़्यादा लिया जाता है और पैसा कम दिया जाता है। पॉलिटिक्स के अंदर भी महिलाएं नहीं हैं। और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की अगर हम बात करते हैं कि सबको क्या चाहिए? बेटा चाहिए। इनके घर के चिराग उत्पन्न नहीं होंगे अगर जब तक बेटा ना हो उनके पास। एक एक करके समझेंगे, और इस पर तो मैं अलग से एक टिप्पणी दूंगा इस वाले टॉपिक पर, ये मेरी पर्सनल टिप्पणी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, लिटरेसी रेट अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की, सिर्फ कितनी है? 54% है। अगर हम बात कंपेयर करते हैं मैन से, जो जिसकी 76% है, यानी मैन ज़्यादा लिटरेट हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो परिवार है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करते हैं? जो पेरेंट्स है वो प्रेफर करते हैं स्पेंडिंग रिसोर्स उन अपने बॉयज़ पर, अपने बच्चों पर, अपने लड़कों पर। मेरा रात दिला रहा है, यही बनेगा डॉक्टर, इनसे डॉक्टर छोड़ो, इनसे पियून नहीं बना जा रहा है, चपरासी का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है इन लोगों से, क्यों कर रहे हो पैसा बर्बाद, ठीक है। अगर महिलाओं लड़कियों का देखें तो लड़कियां ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही हैं लड़कों से, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज, ठीक है। इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, अगर कुछ जगह पे बेटर नहीं है तो बराबर कर रही हैं, ठीक है। लड़की कह रही है हम डॉक्टर बनेंगे, लड़का लड़की को देख के कह रहा हम भी डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, हम भी डॉक्टर, अरे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर डॉक्टर कह रही है डॉक्टर, मम्मी साइंस लेंगे, साइंस। घर वाले को अरे लड़का जी, अरे नीट की तैयारी करेगा यार, लड़का है यार डॉक्टर बनेगा। इनसा कंपाउंडर नहीं बना जा रहा है जिंदगी में, इनका बाजे बजे पड़े भाई। कह तो दिया इन्होंने साइंस लेंगे, ठीक है, फिर जब ये साइंस पढ़ रहे होते हैं ना, कद्दू कुछ नहीं पता चलता, ये भी है, अबे ये क्या चल रहा है, अबे ये फिजिक्स के अंदर ये tan थीटा क्यों लगा रहा है? बेटा अभी तो आए हो, अभी तो मजे लेंगे तुमसे। नहीं, घर वाले तब भी कह रहे हमारा बेटा रात दुला रहा, हमारा बेटा नीट कर रहा है, कोई बात नहीं। बेटी कह रही है पापा मुझे 12वीं के बाद कॉलेज जाना है, क्या करेगी कॉलेज जाके? चाहे मान ला तो तूने चूल्हा चौका ही है, तो तू बेटा रोटी बनानी सीख। और इसके अंदर मम्मियाँ ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि बेटा रोटी बनाना सीख, बेटा रोटी बनाना सीख। पापा तो फिर भी सपोर्ट कर जाता, ठीक है बेटा पढ़ ले। ये चिल्ला मत देश में। समझ के देखो, लड़कियों को रिजल्ट लड़कों से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है, और सही में बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टिल उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, पता नहीं क्या चल रहा है इस देश में। घर वाले पैसा फूके जा रहे हैं लड़के पे, लड़का ये ट्यूशन जाके है सर जी क्या कह रहे हो, है मन तो करता है इनके अंदर चांटे ही चांटे मारूं, लेकिन मार नहीं सकते। बस बहुत जगह पर तो ऐसा लगता कि इनको पकड़ो क्यों नहीं देते, चले बाबा घर वाले पैसा फूक रहे हैं, पढ़ लेना भाई। यूं जाते हैं घर पे रेत लेकर पापा की आंखों में यूं धूल झोंकते, ले पापा ले, पागल है क्या यार, पढ़ ले, घर वाले ने पैसा। तो हाँ पापा दिन भर मजदूरी कर रहे हैं ताकि हमारा लड़का पढ़ ले। नहीं, लड़का यहाँ क्या कर रहा है, लड़का कह रहा है और सर क्या चल रहा है। रिया से पूछ रहा था, और रिया नंबर क्या है तुम्हारा, बताओ यार। अबे रिया तो पढ़ लेगी, रिया में तो टैलेंट है। रिया कह देगी कि यार शाम को 6 बजे तुम्हें मैसेज करूंगी नोट्स के लिए, तो ये लौंडा सुबह 2 बजे से इंतजार कर रहा होता कि 6 कब बजेंगे, क्या पता भी मैसेज कर दे। और रिया आराम से 2 से 6 बजे तक पढ़ती है, 6:05 पे करते हैं मैसेज, ओ नोट्स भेज देना जरा। इस लौंड ने एक मैसेज के लिए पूरा दिन का इंतजार करा। इनका कुछ नहीं हो सकता,
इनमें लठ बजाओ, इनमें बेल्टे बेल्टे मारो, इन लड़कों में इनको पढ़ाओ भाई। ठीक है, ये मेरी पर्सनल टिप्पणी नहीं थी, लेकिन स्टिल आई बिलीव कैसा होता है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अब बात करते हैं किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो मेंस ज़्यादा है, मेंस ज़्यादा है कि जो प्रपोर्शन है वुमेंस का हाईली पेड और वैल्यू जॉब के अंदर वो अभी भी कम है। अगर एक इंडियन वुमेन की बात करें तो वो ज़्यादा काम करती है। कितना ज़्यादा काम करती है? 1 आवर मोर देन एवरेज मैन। 1 घंटा ज़्यादा कार्य करती है पुरुषों के मुकाबले, बट स्टिल देयर इज नो वैल्यू। कोई इज्जत ही नहीं है काम की। काम करे जा रही है महिला है, कोई इज्जत ही नहीं है इनके काम की, कोई दे ही नहीं रहा इज्जत, तो खुन्नस तो आएगी, आती है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। भैया इज्जत नहीं मिली, ना ही पैसा मिल रहा है। क्यों? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है कि भैया इक्वल वेजेस मिलने चाहिए सबको, लेकिन हम दे ही नहीं रहे। हम क्यों देंगे इक्वल रेम्यूनरेशन? हम क्यों देंगे? हम देंगे ही नहीं। आप देखिए अब जाके बीसीसीआई ने ये कहा है कि इक्वल होना चाहिए। पहले जो पे स्केल था बीसीसीआई का वो भी डिफरेंट था। आप हर जगह देख सकते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, हर जगह पर महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है। महिलाओं को सस्ता श्रमिक समझा जाता है हर जगह कि महिलाएं आई हैं कितना। एक पुरुष जो है, ठीक है, एक पुरुष अगर हम मान लेते हैं 900 रुपये लेता है एक वर्क के, तो वहीं पे वो महिला को 700 रुपये दिए जाएंगे और महिला काम कर लेगी। महिला काम कर लेगी 700 रुपये में। ठीक है, पुरुष को 900 रुपये नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं होता, क्योंकि महिलाओं की ज़रूरतें एक लेवल पे आके कम हो जाती है। उनको लगता है कि यार 700 मिल लो वो भी ठीक है, ठीक है, और महिला जो है अच्छा काम करके देगी, लेकिन स्टिल उनकी वैल्यू नहीं है भाई, है ही नहीं कोई वैल्यू। ये कहता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सीधा कहता है कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, बट नहीं मिलता। प्रेफरेंस ऑफ सन, इससे मैं बड़ा आहत हूँ बेटे। ठीक है, क्यों? हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं सन, कि जब तक हमारा लाडला नहीं आएगा तब तक हमारे घर के अंदर चिराग नहीं जलेंगे। हमारे घर के अंदर जब तक लाडला नहीं आएगा तब तक हमारा घर रोशन नहीं होगा। और जैसे ही लाड लाता सबसे पहले घर ही फूक देता है इनका। ठीक है, इनको घर से बाहर निकाल लेगा, लेकिन फिर भी खुशी बोलेगी लड़का है। भाई लड़का है तो सर पे बिठा के नाचें क्या कर लिया लड़के ने? इससे बड़े तो लड़कियां कम से कम पूछ तो रही है दादा पानी। ठीक है, बहुत जगह अबॉर्शन होता है जिसको हम, ठीक है, फीमेल फॉर्टिसाइड भी कहते हैं कि भैया भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, पहले जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, रील्स पे देखा होगा या स्टोरीज पे देखा होगा या आपने सोशल मीडिया पे गैदर किया होगा कि बहुत जगहों पर जेंडर रिवीलेशन होता है कि भैया ब्लू कलर तो बॉयज़ है, पिंक कलर तो गर्ल हो रही है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ये बैन है। क्यों? पहले क्या था, पता लगाया जाता था, अगर लड़का है तो अच्छी बात है, जैसी लड़की है तो उसको वहीं पे बॉम्ब में किल कर दिया जाता था। तो इससे फीमेल फॉर्टिसाइड इतना बढ़ गया था कि भाई स्टेट्स के अंदर, इंडियन स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डिसबैलेंस हो गया था। ठीक है, लड़के बहुत ज़्यादा थे और लड़कियाँ बहुत ही कम थी। अब तो ये चीज़ें बदल गई हैं, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, लोग जागरूक हुए, उन्हें पता चला है कि भैया नहीं, बेड़ा गर्क करना तो दोनों ही कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अकेला लड़की बेड़ा गर्क करेगी, लड़का ही बेड़ा गर्क करेगा। अगर बेड़ा गर्क करना दोनों कर देंगे, अगर नाम रोशन करना तो दोनों कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक के हाथ में मसाल होगी एक के हाथ में राख होगी, नहीं भैया। अगर राख लपेटनी होगी तो दोनों ही राख लपेट देंगे, और अगर मशाल जलानी होगी तो दोनों ही मशाल जला देंगे तुम्हारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि भैया अगर अच्छे होंगे तो दोनों अच्छे होंगे, नहीं होंगे तो दोनों ही वाहियात निकल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट की जाती थी बिफोर शी इज बॉर्न। जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन था ये लीड करा, ठीक है, डिक्लाइन की तरफ, कि चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन पर 1000, यानी हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। कंट्री के अंदर मेनली 919 लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर है, ठीक है, जैसे केरला हो गया, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, असम, नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो लड़कियां आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। 951 से बड़ा है रेशो। कुछ स्टेट में 926 रेशो है, ठीक है, कुछ में 875 से भी कम रेशो है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इसके अंदर। बट स्टिल वी आर फोकसिंग। अब हरियाणा ने, राजस्थान ने, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें मतलब कर ली हैं, और इनके यहाँ पे जो गर्ल रेशो वो 900 के अंदर आ चुका है, 900 प्लस आ चुका है इनके अंदर, और बहुत अच्छी बात है। क्लियर?
अगर वुमेंस का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वुमेंस का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो प्रोपोर्शन है वुमेंस का लेजिस्लेशन के अंदर वो काफ़ी कम रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, परसेंटेज इलेक्टेड जो वुमेन है लोकसभा के अंदर वो 14.36% है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो सबसे पहले है 2019 में आई, लेकिन 2019 के अंदर महिला बहुत ज़्यादा अच्छे से चुनी गई, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। और स्टेट असेंबलीज में 5% से भी कम है। ठीक है, वर्ल्ड एवरेज 24 है। ठीक है, हम 24 से भी काफ़ी कम में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर है। ठीक है, जो नेशनल पार्लियामेंट है अलग अलग जगहों पर, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है। क्लियर, अमेरिका में भी सही है, यूरोप में भी सही है। ठीक है, सहारन अफ्रीका के अंदर कम है, एशिया में, पूरे एशिया में कम है, अरब स्टेट्स में बहुत कम है, पैसिफिक में कम है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कम है। अब इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है? तो पंचायती राज ने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, जो हम पढ़ के आए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लीजिए, वन शॉट तैयार है उसका। ठीक है, 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व की गई हैं वुमेंस के लिए, और जिसकी वजह से पंचायती राज सिस्टम के अंदर वुमेंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि जो सीट रिजर्व की गई है हर जगह सीट रिजर्व की जाए। ठीक है, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने, एक्टिविस्ट ने डिमांड किया है इस सेम रिजर्वेशन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर। ठीक है, लेकिन वो बिल अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, यानी उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, बट स्टिल उस पर काम किया जा रहा है। जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल है, सोशल डिवीजन का नीड्स टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, जिसको पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए हमारे जेंडर डिवीजन को। क्लियर, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलीजन। देखिए, अभी तक हमने सारी चीज़ पढ़ ली, अब हम जेंडर को साइड कर दें। अब आता है रिलीजन, यानी धर्म। इस देश के अंदर एक 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कभी भी बाहर नहीं हो सकते हमसे। हम मतलब हमने जेंडर को तो एक तरफ से साइड कर दिया, साइड का मतलब हम धीरे धीरे उसको कैटर कर लें अलग तरीके से। लेकिन अब आता है रिलीजियस डिफरेंस, जो मतलब चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी चीज़ें रहेंगी। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपकी सोसाइटी जितनी डाइवर्स है, डाइवर्स कल्चर की है, इसके अंदर डिफरेंट रिलीजन है, और दुनिया के अंदर जितने मैक्सिमम रिलीजन है वो सारे इंडिया में पाए जाते हैं भाई। और कुछ ऐसे रिलीजन भी सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और कद्दू कहीं का नहीं है, कहीं ना भाई, यहीं बल्ले हैं, यही हैं जो हैं, यहीं पे हैं और कहीं। अब आपको लगता है ऐसे देश से या फिर ऐसी जगह से जहाँ पर इतने सारे रिलीजन हैं, वहाँ से चीज़ें ख़त्म करना या चीज़ें आप केटर करा लेना या बराबर करा लेना मतलब बहुत ईजी है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, आप काम कर सकते हो, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हो। क्लियर, जैसे गांधी जी कहते थे दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि भैया आप पॉलिटिक्स से रिलीजन को कभी अलग नहीं कर सकते। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उनका मानना था जो पॉलिटिक्स है वो गाइड होनी चाहिए किससे? एथिक्स, जो हमारे रिलीजन से जो एथिक्स निकलते हैं। ठीक है, हमारे जो एथिक्स होते हैं कि भैया ऐसे काम करना है। ठीक है, आप मोरल्स कह सकते हैं कि भैया हम कुछ चीज़ों पे चलते हैं, हमारे एथिक्स ये नहीं कहते हैं। ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ठीक है, वो हिसाब किताब है कि आप कोई भी रिलीजन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भैया मार काटी सिखाए। ठीक है, हर एक के अंदर से कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, तो अच्छी बातें लेनी चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर समझदार लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पर तो सारी बुरी बातें लेके बैठे हैं, अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहता। क्यों? सामने वाला अच्छा नहीं करता, हम क्यों करें? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, आई फॉर आई का अगर सिद्धांत अपनाओगे, आँख के बदले आँख का, तो पूरा समाज ही अंधा हो जाएगा, और क्या होगा। चलिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन अवर कंट्री, ह्यूमन राइट जो है वो ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये माना गया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जब दंगे होते हैं तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि फ़र्क सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं पड़ता, फ़र्क ह्यूमैनिटी को पड़ता है। बेसिकली मानवता शर्मसार होती है जब दंगे होते हैं। ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, मतलब चाहे आप जाति के आधार पर मारे, धर्म के आधार पर मारे, बट कहीं ना कहीं जो मृत हो रहा है वो मनुष्य ही तो है। और मनुष्यता का पहला सिद्धांत ये कहता है कि आपको जीवन की कीमत करनी आनी चाहिए। आपको अपने जीवन की कीमत कोई नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, लेकिन सामने वाले की जीवन की कीमत तो है। आप कुछ भी हो, आप छत से कूद जाओ, कोई बात नहीं, मतलब छत से मत कूदो ना भाई, मजाक कर रहा हूँ, बट आपको सामने वाले की तो वैल्यू करनी पड़ेगी। क्लियर, वुमेन्स मूवमेंट्स हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स ये मानते हैं कि जो फैमिली लॉज हैं, ठीक है, वो रिलीजियस सारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन्स के खिलाफ।
वुमेंस को उस लेवल पर या उन अधिकारों से वंचित रखते हैं जो मिलने चाहिए। और ऐसा ही भी है, बहुत सारे रिलीजन के अंदर महिलाओं को उस लेवल पे अच्छा नहीं समझा जाता जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लोग वरना बिदक जाते हैं। ठीक है, तो बस यही समझिए कि रिलीजन के अंदर चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझा जाता। ठीक है, महिलाओं को वो वैल्यू नहीं दी जाती जो उनको मिलनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आइडियाज एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन बी परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। जो आइडियाज़ होते हैं, आइडल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, जो हर एक रिलीजन से निकाली जाती हैं, वो एक की रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। देखो, पॉलिटिक्स के अंदर सारा खेल मोरल्स का है। ठीक है, अगर आपके पास मोरालिटी है तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलेगी आपके देश की। अगर आपके पास मोरालिटी नहीं है तो भैया वही है, ठीक है, कि ढाक के 3 पात हैं। ठीक है, जानवर हुआ, जानवर एक तरफ हो गया। ये रियलिटी समझ लेना, ये रियलिटी समझ लेना। क्लियर। हर एक धर्म से एक वैल्यू निकलती है, एक आइडियाज़ होते हैं, आइडल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को चलाते हैं। अब ये आइडिया और आइडियल्स कैसे होने चाहिए? ये पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये सोसाइटी के भले की बात करें, ना कि सोसाइटी को ख़त्म करने की बात करें। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म टॉप पर और बाकी सारे ठीक है जाहिल हैं, इनको मार दो। ये नहीं हो सकता। ठीक है, इनको बताओ कि हमारा धर्म सबसे नहीं। आप सीधी मानिए कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा बुरा नहीं है। आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा बुरा नहीं है। दूसरा भी सेम आप ही की तरह अच्छा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया वो तो ऐसा है वैसा है, कोई बात, छोड़ दो भाई। कहीं पर भी आप ये नहीं कर सकते नहीं हमारा अच्छा और तेरा अच्छा नहीं है तो हमारे ही माना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। वो अपने नीड्स बता पाएँ, इंटरेस्ट बता पाएँ और डिमांड्स बता पाएँ। ठीक है, एक रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पे कि भैया हमारी ये मांगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं सोसाइटी से कि हम धर्म के आधार पर चीज़ें लेकर चले, जो हम रिलीजियस हैं, धार्मिक जो जैसे आप जानते हैं। ठीक है, अलग अलग जो रिलीजन है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो सबको सबकी चीज़ें समझनी चाहिए, सबको एक साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये माना जाता है। कम्युनिज्म क्या है? जब विलीज होता है एक रिलीजन का, प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, कि भैया वो सुपीरियर है, नहीं सबसे टॉप पर है। ठीक है, दूसरे धर्मों के से, और जो डिमांड्स है एक रिलीजियस ग्रुप्स की, ये फॉर्म होती है इन अपोजिशन टू अनदर एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। सेम है श्रीलंका की डोमिनेंसी। मान लो कि भाई एक धर्म है जो ये कह रहा है कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं, और इसका जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट कर रही है। कौन कर रही है? जो गवर्नमेंट है। ठीक है, वो इसको सपोर्ट कर रही है जो पावर में इस वक्त, और रिलीजियस डोमिनेंसी बढ़ रही है। ठीक है, वो इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया आप डोमिनेशन करो, हम आपके साथ हैं, आप डोमिनेशन करो, हम आपके साथ हैं। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। ये जो मैनर है ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब है जब आप कहते हो, आप एक ही धर्म को सपोर्ट करते हो, ठीक है, कि भैया नहीं भैया आप जाओ, अरे आप अरे हम हैं आप तुम्हारे साथ, ये नहीं चल सकता कभी सोसाइटी में। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स ये बेस्ड है एक आइडिया पे दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये किसके बेस है? रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी, जो सोशल कम्युनिटी पे चलते हैं। ठीक है, सोशल कम्युनिटी यानी जो सामाजिक हमारा जो सामाजिक आप कह सकते हो समुदाय है, उसके बेसिस पे ही चल रही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, जो बिलीव्स होते हैं रिलीजन के प्रेजेंट किए जाते हैं सुपीरियर टू द अदर ऑफ द अदर रिलीजन, जब दूसरे से ऊपर माना जाता है कि भैया हम हैं टॉप पे, बाकी सारे नीचे। ठीक है, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड अपोजिशन टू अदर, जब दूसरे की अपोजिशन में होती है, और जब स्टेट पावर होती है वो डोमिनेट इस्टेब्लिश कर देता है रेस्ट पे कि भैया यही है जो है, इसी की माननी पड़ेगी वरना बाजे बच जाएंगे। क्लियर? ये हमने फॉर्म में पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिज्म कैन टेक्स वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में। वो कौन कौन सी फॉर्म्स है जिसको हम समझते हैं? पहली फॉर्म है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म इन एवरीडे बिलीव्स involves religious prejudice, stereotypes of religion communities and belief in the superiority of one's religion over the religion। ठीक है, आप पूर्व धारणाएं करने लगते हैं कि यार ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इनको तो काम ही ये है, आप धारणाएं बनाने लगते हैं।
ठीक है। और सुपीरियरिटी कहते हैं यार इनसे तो अच्छे ही हैं हमारे, ये तो ऐसे ही हैं, जाहिल हैं, इनका क्या पता है, ठीक है, इन्हें क्या पता क्या होता है यार, हम तो टॉप पे हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब जो सिनेरियो वो ये भी है कि अक्सर हम अपने धर्म को, जो अपना रिलीजन है, उसको समझ नहीं पाते, उसको पढ़ नहीं पाते। हम सिर्फ सुनते हैं लोगों को ना कि भैया ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं तो अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं तो ये तो सही कह रहे होंगे। ऐसा नहीं चलता भाई, आपको पढ़ना पड़ता है। आप देखिए, आप यूरोप की क्रांति देखिए, आप यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण काल आया था, रीअवेकनिंग पीरियड आया था, तो वहाँ पर क्या चला, वहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी अपने चरम पे, चरमोत्कर्ष पे थी कि भैया हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रिंट कल्चर आता है वहाँ पर क्या स्टैब्लिश हो जाता है, वो लोग पढ़ने लगते हैं और उस पर सवाल उठाने लगते हैं कि भैया ये बताओ, ऐसा तो लिखा नहीं है इसमें, और जो ये लिखा है इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब सवाल पूछे गए तो उनको पता चलेगा कि भैया नहीं, अब तो यार अब तो हम फंस जाएंगे, अब हम फंस जाएंगे तो हमारे तो बाजे बच जाएंगे। यही सिनेरियो है, मेरे बच्चे, दैट्स द सिनेरियो। कि भाई जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप सवाल पूछते हो, जब सवाल पूछते हो तो सामने वाला अपनी मनमानी नहीं कर सकता। पढ़ना आपको मतलब आपको एक डायमेंशन देती है कि आप अलग अलग थिंकिंग डेवलप करें। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है भाई, और खासकर उस चीज़ों की जिसके ऊपर लोगों का पागल बनाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए, कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, कि भैया आ रहा है, भैया आ रहा है, हम अरे जब कम्युनल पे अरे हम दबदबा कायम करेंगे इन लोगों पर, अरे हम करेंगे दबदबा कायम। ठीक है, बहुत से जगह आपने नारे भी लगते हुए देखे होंगे। मतलब मंदबुद्धियों वाली श्रेणी वाली बात आ जाती है कि भैया हम दबदबा कायम करेंगे। दबदबा क्यों कायम करना है, शांति से रह लो ना एक साथ मिलके। हद है यार, नहीं हम बड़े, अब बड़े बन के कर क्या लोगे? सीताफल कुछ नहीं, सीताफल कद्दू कुछ नहीं करा वो। तो भैया आराम से शांति से बैठे रहो ना, क्यों इतने हल्ला उल्ला काट रहे हो? बैठे रहो शांति से, प्यार मोहब्बत से रह लो यार। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है, रिलीजियस लाइन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल। कुछ होते हैं पॉलिटिक्स वाले, देखो पॉलिटिक्स ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये जानते हैं कि लोगों को भिड़वाना कैसे है। ठीक है, ये शकुनी मामा की तरह काम करती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल्स यूज़ करती हैं, ठीक है, लीडर्स को बुलाती हैं, अलग अलग इमोशनल अपील करती है। देखिए ऐसा हुआ था, ठीक है, ये तोड़ दिया गया था, फलाना हो गया था, आइए एक साथ। अब भाई पागल भी हो गया कुछ। ठीक है, सर फिर गया है ना तुम्हारा। अबे भाई सीधी बात है, आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने फॉलोअर्स को लाने के लिए, क्यों धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो? आप सीधा कहिए कि हमने ये कार्य किया था, हम चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, जो हमारे साथ आना चाहता है लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लोगों को अपना डेवलपमेंट नहीं पता क्या? लोगों को नहीं पता सही गलत क्या? नहीं, लोग धर्म घुसेड़ देंगे बीच में, इस धर्म के हो तो आओ, उस धर्म के हो तो आओ। अबे भैया धर्म देखना ही क्यों है? अबे जब कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे तो खून चढ़ाते हुए पूछ रहे थे क्या कौन धर्म के हो गए? नहीं पूछ रहे थे ना। ठीक है, ये है पॉइंट ये देखो, हर सोसाइटी के अंदर भ्रांति के लोग होते हैं, लेकिन उन भ्रांति लोगों के हिसाब से आप बाकी सबको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है भैया, नहीं ये ऐसे तो इन सबको ही खत्म कर दो, वाह सालों, ये पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। तो जो पॉलिटिक्स होती है वो सबको कहती है अरे भैया ऐसे आ जाओ, एक साथ आ जाओ। ठीक है, पॉलिटिकल एरिया के अंदर अरे देखो हमारी जाति है, हमारे धर्म का बंदा खड़ा है, हमें वोट देना यार, वरना ये आएंगे तो ऐसा बुरा कर देंगे। पता नहीं यार क्या चल रहा है। और इसका सबसे सीवियर केस होता है क्या? कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस होती है, राइट्स होते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, मैसेकार होता है। ठीक है, जैसे इंडिया भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्यों हुआ था? कम्युनल राइट्स थे। ठीक है, झगड़े जो जिन्होंने सीट डाला था वो तो घूमने चले गए थे अच्छे खासे, और पीछे हम थे। हम भी क्या पीछे था, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सहा था जो सहा था। हम तो यहाँ पर बैठ के कह देते हैं अरे यार बहुत अच्छा था। अबे तो मैंने देखा है क्या? ठीक है, नोआ खाली कह देंगे आप भूल सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भूल सकते जिन्होंने देखा। वो पार्टीशन का दर्द, ठीक है, जब लोगों को काटा जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था, तो चीज़ें नहीं है ना वैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉलिटिक्स होते हैं वो बहुत बुरी चीज़ होती है। अभी कह रहा था बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि ये जानती भिड़वाना। बहुत बुरी चीज़ ये है कि भैया ये अपने हाथ कभी गंदे नहीं करती। पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिशियन पे कभी भी
दाग नहीं लगते, ना ही आग की मतलब आग की लपटें आती, और आराम से इस आग में हाथ सेकते हैं तसल्ली से और हम जलते हैं। तो भैया इन चीज़ों से ऊपर उठें, ठीक है, चीज़ों को समझें और आप ये देखें कि भैया आपका क्या इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। क्लियर? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना देना, ठीक है। डू नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ रिलीजन, इट इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म। क्लियर? इंडिया सेकुलर स्टेट कैसे है? कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भैया, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई आधिकारिक धर्म नहीं है इंडिया का, ठीक है। हिंदू मतलब सनातन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, हमारे लिए सब धर्म मानते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर किसको माना था? बौद्ध धर्म को माना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को फ्रीडम देता है प्रोफेस की, प्रैक्टिस करें कि भाई ना रिलीजन को फॉलो करें, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी माने, तू माने या ना माने दिलदारा। तो भाई सीधी बात है, आप मानो या ना मानो, ये आपकी श्रद्धा, ठीक है, आपके पास अधिकार है। क्लियर? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेशन मना करता है कि भैया ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, चाहे धर्म के आधार पर कि इस धर्म का व्यक्ति तो पढ़ाऊंगा, इस धर्म का तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, इस धर्म वाले व्यक्ति को खाना दूंगा, इस धर्म वाले व्यक्ति को खाना नहीं दूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। और लास्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, ठीक है, किसी भी मैटर पर जो कंटिन्यूस स्टेट इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न हो तो स्टेट को, ठीक है, इंटरवीन कर सकते हैं ताकि वो चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, ठीक है, जैसे जो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता थी उसको ख़त्म करना है, सरकार इंटरवीन करें, भैया इसको ख़त्म करो, क्या ये क्या मजा चला रहा है, आपकी सोसाइटी ख़त्म होती जा रही है, इससे बड़ी इसको ख़त्म करो यार, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। चलिए अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कास्ट। भैया रिलीजन के बाद जो जिससे हमें सबसे ज़्यादा जूझना है वो कास्ट। क्यों? रिलीजन से बच जाओगे फिर कास्ट आ जाएगी, कौन जात हो भाई, ठीक है, लोग भी पता नहीं क्यों पूछते हैं। चलिए कास्ट, भैया आप तो अलग कर ही नहीं सकते कास्ट को, समझ में ही बात। तो हम कास्ट के बारे में ये समझ लेते हैं कि कास्ट अलग सिनेरियो है, आप सोसाइटी से कास्ट को अलग नहीं कर सकते। इसका रीज़न है, आप चाहे किसी भी मतलब एडवांस रिलीजन को ले लें या जो अब नया रिलीजन उसके अंदर भी कास्ट मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि भाई कास्ट तो है, कास्ट सिनेरियो चलेगा, ठीक है। लेकिन कास्ट को आप देखते कैसे, किस तरीके से लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कास्ट एंड पॉलिटिक्स बोथ हैव सम पॉजिटिव और सम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कास्ट इनइक्वालिटीज, बहुत सी जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो ऑक्यूपेशन है वो पास आर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन पास किए जाते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट कहते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम है एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, ये एक्सट्रीम फॉर्म है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, पहले जाएंगे, बहुत पहले जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जो कास्ट थी उसका मतलब था जो ऑक्यूपेशन जो आप परसीव कर रहे हैं। क्लियर? इस सिस्टम के अंदर जो मेंबर है सेम कास्ट के जो ग्रुप के वो सपोज टू फॉर्म है एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं, फॉर्म है सोशल कम्युनिटी जो प्रैक्टिस की जाती है सेम या सिमिलर ऑक्यूपेशन के अंदर, एक ही कास्ट के अंदर मैरिज करते हैं, डिड नॉट एड विद मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट का, वो यानी जो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो आपस में शादी करेंगे, आपस में खाना पीना खाएंगे। बाहर वाली जो कास्ट हो रही है, जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं उनके साथ खाना नहीं खाते, ये है कास्ट इनइक्वालिटीज। मतलब अपनी ही जात के हिसाब से कार्य करना और दूसरी जात को मतलब दूर रखना। क्लियर? चलिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबिलिटी, इसने इस पोजिशन को वीक किया है, ठीक है। ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट की ब्रेकिंग डाउन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का इसने प्रोवाइड किया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आई थिंक कास्ट एक आई थिंक इसका ठीक है। चलिए देखो, अब इसको समझना कैसे, इसने किस तरीके से ख़त्म किया है। देखो, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे आर्थिक आधार बढ़ता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होता है। आप समझ जानते हैं, जहाँ पर पैसे का बोलबाला बनता है वहाँ पर कास्ट तो पूछी नहीं जाती। आप अमीरों को देखो, अमीरों के अंदर जब शादियाँ होती है कास्ट पूछी जाती है, जी धर्म तक नहीं देखा जाता। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले इस चीज़ों को ख़त्म करता है, ठीक है। जैसे जैसे शहरीकरण होता है, शहरों के अंदर जो अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, किसी भी अच्छे शहर में रह रहे हैं, तो आप देखोगे शहर के अंदर सर जी हमने बहुत कम सुना है ये, ठीक है, हमने कास्ट सिस्टम तो बहुत कम सुना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है हमें पता चलता है यार ये तो मतलब ये बहुत पुरानी सोच है जिसको कैरी नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन।
जैसे ऐसा पढ़ते जाते हैं, जैसे आप अभी चीज़ें समझ रहे हो तो आपको लगेगा हाँ यार गलत चीज़ है, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है बहुत गलत है, उसको नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो भैया जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं आप चीज़ें बदलते हैं। फिर नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जैसे एक बनिया है, ठीक है, कास्ट से वो बनिया है, बनिया का मतलब होता है जो व्यापार करता है, जो दुकान पे चलाता है, लेकिन वो काम कर रहा है किसी मतलब किसी एमएनसी के अंदर, तो क्या स्टिल वो बनिया हुआ? नहीं सर, अब बनिया थोड़ी हुआ। मान के देखिए वो बनिया है लेकिन उसने नाई की दुकान खोल ली है, उसने सैलून खोल लिया है, तो अब भी बनिया होगा आपका? नहीं सर, यार सर वो तो नाई होना चाहिए लेकिन है अभी भी बनिया। ये है पॉइंट, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ गई है, एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। पहले भी ये होता था, अगर आप ठीक है वैदिक पीरियड में देखेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, तो भैया उसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं अलग अलग वर्क कर रहे हैं, वो एक साथ रह रहे हैं घर के अंदर। पता चल रहा है पिताजी सर्जन है, माता जी अलग कार्य करेंगे, बेटा गाना गा रहा है, तो सही साथ में रह रहे ना। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता तो चीज़ें बदलने लगती, क्लियर। और इसके बाद है जो लैंडलॉर्ड्स है गाँव के अंदर, उनकी जो पावर है वो कमज़ोर होने लगी, तब से तो बस देखो ज़मींदारों ने बहुत चीज़ें गलत करी हैं। ज़मींदारों के अंदर मैं हर एक कास्ट के व्यक्ति को इंक्लूड कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी कास्ट को नहीं कर रहा हूँ, ज़मींदार हर कास्ट के रहे हैं, ठीक है। और जैसे 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 इसका हिसाब चलता रहा, उन्होंने वैसे वैसे गाँव के अंदर अपनी मतलब इस्टेब्लिश करी है अपनी धाक, डोमिनेंसी है। भैया हम ज़मींदार हैं, ये गरीब पीपल्स, यू डोंट नो, आई ज़मींदार, आई नो दैट। तो वही वाला हिसाब था जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने प्रोवाइड किया किसी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से, और फाउंडेशन डाली कि भैया कास्ट सिस्टम से हम जूझेंगे, यानी आप कास्ट के बेस पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते आप इस कास्ट के तो आप खाना नहीं खा सकते, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल रहे। चलिए अगर हम देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये बढ़िया है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर कैसे होती है कास्ट? जब पार्टीज है अपने कैंडिडेट को चूज करती हैं, गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म करती हैं, कैसे यार इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, इसको नेता बनाओ, यार इसको बनाओ नेता, क्यों? इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, लोग हमें वोट देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट, कि भैया हम इस कास्ट के लोगों को अंदर करो, इस जाति के लोग, यार भाई साहब, ये चल रहा है, एक कास्ट के लोगों को बुलाते हैं। सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू विन इलेक्शन। इस जाति के लोग हैं भाई, हम आपकी जाति के व्यक्ति हैं, हम जानते हैं हमारी जाति का दर्द, और कौन नहीं जानता है, हमें दीजिए वोट। तो कास्ट सेंटिमेंट को उकसाते हैं, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अबे हुआ तो सबके साथ ही है, अकेले तेरे साथ थोड़ी हुआ है, हैं? बताओ यार। टू गेन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज रेज कास्ट बेस्ड इशूज, उठा रहे मुद्दे उठाते हैं, बहुत जगह पर कास्ट बेस्ड मुद्दे उठते हैं, कुछ तो सरकारें कास्ट बेस पे बनी है, ठीक है। कुछ के लिए तो अगर कास्ट या रिलीजन बंद कर दो ना, तो कुछ लोग तो भूखे मर जाएंगे हमारे यहाँ पर, कुछ राजनेता तो मतलब फांसी लगा लेंगे। हमारे भाषणों से तो जाति गायब करवा दी इन लोगों ने, हाँ वो बचा क्या है? रियलिटी, ठीक है, रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। अगर आप कास्ट, आप सरकार से मना कर दो, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और कह दो कोई भी सरकारी व्यक्ति है, कोई भी नेता, तो कास्ट का नाम नहीं लेगा, अब चुनाव लड़के दिखाओ। 3 से 4 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर मतलब अगर आप जात बोलोगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पर तो कास्ट बोल के ही वोट करवाया जाता है बेसिकली, समझ रहे हो, ठीक है। वन मैन वन वोट सिस्टम और एडल्ट फिनेंसी हैज मेड द वोटर वेरी पावरफुल। लेकिन एक व्यक्ति एक वोट ने इस चीज़ को बहुत पावरफुल बना दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, एक व्यक्ति एक वोट है तो भैया सारे कास्ट वालों को एक साथ ले लो, लेकिन सारे कास्ट वाले एक साथ आते थोड़ी, ये मांगे पड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स टू वोट एंड देयर पावर। पॉलिटिकल पार्टीज ने ये जरूर अच्छा काम किया कि भैया जो नीची जो लो कास्ट के लोग हैं उनको कहा आपके पास वोट है, आपकी बहुत ताकत है, आपके पास इतनी ताकत है आपको नहीं पता, उनको उनकी ताकत का एहसास दिला दिया और उनसे कहा कि वोट दो। इन्होंने कह दिया कि वोट दो, उनको सशक्त कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, और उनको लगा ये इनको वोट देगी, उनको पता चली है वोट देने की ताकत क्या होती है, उन्होंने उनको छोड़ दूसरों को वोट दिया। क्यों? भैया वो जाति नहीं कर रहे ना, क्लियर, ठीक है। अब ड्यूरिंग इलेक्शन जो कास्ट मैटर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सब कास्ट को ही हो। क्यों? इसका रीज़न है भाई, इसका रीज़न ये है कि एक ही कास्ट के क्या एक ही नेता खड़ा होगा? नहीं, हर पार्टी उस कास्ट का नेता खड़ा कर सकती है। आप कहोगे हाँ सर, यानी हर एक कैंडिडेट मिल गया, क्या सारी कास्ट के लोग एक ही व्यक्ति को वोट दे देंगे? नहीं दे सकते। रीज़न सुनना कि डिफरेंट पार्टी डिफरेंट कैंडिडेट कर सकती है सेम कास्ट के, ये सेम कास्ट के कैंडिडेट हो सकते हैं,
ठीक है, तो भैया आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, एक ही कास्ट के ऑप्शन हो गए। दूसरा, क्या सारे कास्ट के जो लोग हैं वो एक ही व्यक्ति को वोट देंगे? आप कहोगे नहीं सर, एक व्यक्ति को वोट देंगे, अलग अलग वोट देंगे। ठीक है, अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक पूरे सिनेरियो में आप सिंगल कास्ट के बेसिस पर वोट दीजिए? नहीं सर, बहुत सारे और भी तो लोग होंगे, मान लेते हैं इतने, बाकी ये भी तो हैं आपको। हाँ सर, तो भैया इस वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन, जो हम ये भी बात करिए कि एक से अधिक कास्ट का उनको कॉन्फिडेंस ही तभी तो चुनाव जीतेंगे, वरना तो बाजे बच जाएंगे इन लोगों के। सेकंड है, नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, कोई पार्टी किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के सारे वोट्स जीत नहीं सकती। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, कुछ के पास एक से ज्यादा कैंडिडेट होता है फ्रॉम देयर कास्ट, व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, और बहुत बार ऐसा होता है किसी कास्ट का कोई नेता ही नहीं है और एक कास्ट के 10 नेता बनने पड़े, तो भी दिक्कत है यार, किसको वोट दे किसको नहीं दे। नेक्स्ट है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सेटिंग एमपी एमएलए कीप चेंजिंग व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शन टेक प्लेस, और जब जब इलेक्शन होते हैं तो ये एमपी बदल जाता है, कभी एमएलए बदल जाता है, वरना पब्लिक खुद बदलती है। 28 से बहुत तेज चल रहा था ना अगली बार, ये कह रहा था रोड बनाएगा, क्या बना, रोड नहीं बनाया इसने, 28 से तेज चल बेटे, तो पब्लिक के पास इतनी पावर है। क्लियर, चलिए आते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। क्यों? कास्ट के अंदर जो लोग होते हैं वो कहते हैं भैया झुंड बना कर चलो, आपस में हम डोमिनेंसी बनाएंगे, सरकार को हिला देंगे, वरना खुद की सरकार बना लेंगे। चलिए, पार्टीज इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटी को एक साथ आए फिगर में। हर एक कास्ट ग्रुप जो है वो करता है कि वो अपना बिगर एक इनकॉर्पोरेटिंग विद इन नेबरिंग कास्ट, जो कास्ट है सब कास्ट है उससे मिलकर वो एक बड़ा ग्रुप बन जाए ताकि उनका दबदबा खाए, ताकि उनकी बात सुनी जाए। बहुत सारी जो वेरियस कास्ट है वो फॉर्म होती हैं अदर कास्ट और कम्युनिटी एंड देन दे एंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन। वो डायलॉग और नेगोशिएशन में आते हैं कि भैया ऐसा है, मेरे पास इस कास्ट हम इतने सारे लोग हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपनी बात की महत्व रखते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा। देखो, जब आप मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी है उसका बोलबाला ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी ग्रुपिंग करते हैं बेसिकली। जो नए काइंड की जो कास्ट ग्रुप है वो कम आप पॉलिटिकल एरिया लाइक जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं। बैकवर्ड कास्ट ग्रुप जो पीछे रहे हैं, फॉरवर्ड जो है थोड़ा एडवांस रहे हैं चीज़ों को लेकर, और वो साथ लगते हैं, वो कहते हैं भैया हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, ना गोरी हमारी नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, जो कास्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, और कुछ केसेस में जो कास्ट है डिवीजन लेड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और बहुत बार जो कास्ट है बेटा, ये बहुत बार ये भी देखा गया है कि इसने वायलेंस का रूप ले लिया है। कास्ट के बेसिस पे वायलेंस भी देखी जाती है बहुत जगहों पर, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं कि करके सभी क्वेश्चन पे, और अगर आपने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नहीं सारी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट तैयार है, आई के बटन पर क्लिक कर देना। दूसरी बात, सारे ही चैप्टर के वन शॉट आ गए हैं भाई साहब, पूरी ज्योग्राफी खत्म है, पूरी पॉलिटिकल खत्म है, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म है, भैया पूरी हिस्ट्री खत्म, कहाँ जा रहे हो, जल्दी जाके देखो ना यार। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आप सभी जानते हैं, पंचायत के इलेक्शन के अंदर तो महिला अच्छी खासी हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उनका जो सिनेरियो 5% है, और लोकसभा के अंदर थोड़ा बढ़ गया 14% समथिंग हो गया है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत जगहों पर महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं। जो वन वे है श्योर करने का, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गेट एडुकेट अटेंशन, हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, की महिलाओं को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना के लाया जाए। जो इसको अचीव करने के लिए लीगली बाइंडिंग है, फेयर प्रोपोर्शन है वुमेन्स का। पंचायती राज जो इंडिया के अंदर इसने रिजर्व किया 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट में, इसलिए इनका दबदबा है वो ज़्यादा बड़ा है। इन इंडिया जो प्रोपोर्शन है वुमेन का लेजिस्लेटर वो काफ़ी कम रहा है, जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन्स का लोकसभा के अंदर, ठीक है, इज नॉट इवन 10%। ठीक है, लेकिन अब ये डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, डेटा चेंज होगा, 14% समथिंग है, लेकिन स्टेट असेंबली से अभी भी ये 5% से कम है। इंडिया बहुत सारे देशों से पीछे है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने डिमांड की है कि 1/3 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर रिजर्व की जाए, लेकिन ये जो कानून है ये भी ठंडे बस्ते में पीछे है, लेकिन हो सकता आगे आ जाए। मार्च 2010 के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास किया गया राज्यसभा के कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन का इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर, बट स्टिल इनैक्ट इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताने हैं जिसने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाया है। दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की है, ठीक है, कि किसी भी रिलीजन को हम अपना मेन रिलीजन नहीं मानेंगे, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी हाई पोस्ट का व्यक्ति किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता,
क्लियर, हम रिलीजियस ग्राउंड पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये हमने बेसिकली माना है। जैसे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट का, जैसे अगर हम बुद्धिज्म की बात करें श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म है, श्रीलंका पाकिस्तान में इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। हमने किसी को भी स्टेट को या किसी भी रिलीजन को परफेक्ट पॉइंट नहीं किया कि हम ये रिलीजन माने, हम कह रहे हैं सभी बराबर है हमारे लिए, सब चलो। और उसी सेम टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है स्टेट को कि वो इंटरवीन करे कुछ ऐसे रीजन मैटर में ताकि वो इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सके रिलीजन कम्युनिटी के। जैसे अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को खत्म करना जरूरी है, वरना ये बढ़ती चली जाएगी और हमारे यहाँ पर जो धार्मिक उत्पीड़न है वो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए अनटचेबिलिटी को खत्म करना जरूरी था मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट फैक्टर्स हैव ब्रॉट अप अबाउट अ चेंज इन इंडियन कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। कौन कौन सी चीज़ें जो चेंज लेकर आ गई। अभी हम पढ़ के आए थे कि भैया जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन है, लिटरेसी है, ठीक है, लैंडलॉर्ड से ज़मीनें छीनना है, ये सारी चीज़ें हैं जो लेकर आई हैं चीज़ों को चेंज। ऐसे जो कास्ट है इंडियन मॉडर्न के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों से बदल रहा है। जैसे सोशल रिफॉर्मर्स आए हमारे पास, आपसे भी जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर सभी, ठीक है, ज्योतिबा फूले आए, इन्होंने चीज़ों को चेंज किया सोसाइटी को, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक चेंज हुए इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन था, ग्रोथ था लिटरेसी का, एजुकेशन का, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का, कि लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी वो वीक हुई। इसी वजह से जो हियरार्की थी ये टूटी, और ये टूटती अब चली जाएगी और धीरे धीरे ये मतलब खत्म होती चली जाएगी इंडियन सोसाइटी से। और इसके अंदर हमें भी काम करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं तो हम इस चीज़ों को जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी से उनको हटाते चले जाएं। पॉलिटिक्स ने भी इन्फ्लुएंस किया कास्ट सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटीज को बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना, वो पॉलिटिकल एरिना में लेकर आए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है कि भाई किसी भी आधार पर, ठीक है, आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और वो आधार देता है कि भैया आप सभी के सभी एक जस्टफुल सोसाइटी बनाएंगे जिसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्टिज्म की प्रॉब्लम क्या है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों भैया, कास्ट के बेसिस पे लोग वोट करना स्टार्ट कर देते हैं, कास्ट के बेसिस वो कहता है कि भैया एक साथ आओ, एक साथ आओ। कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत जगह, ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक कास्ट का व्यक्ति सभी को वोट दे, ठीक है, मतलब एक सभी जो एक कास्ट है जो सभी लोग हैं वो एक व्यक्ति को वोट दे, पॉसिबल नहीं। चलिए, कास्ट सिस्टम है वो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशल इनक्वालिटी की। इस सिस्टम के अंदर जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है वो सैंक्शन किया जाता है रिचुअल्स के द्वारा। कुछ केसेस में जो कास्ट डिविजन जैसे कम्युनिज्म, ये टेंशन की तरफ लीड करता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और राइट्स भी यानी दंगे भी देखने को मिलते हैं, वायलेंस भी होता है, ये हमने अभी समझा था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंडिडेट चूज करती ये देखते हुए कि भैया जातीय समीकरण कैसा है, इस कास्ट के लोग यहाँ पे जाते हैं, इस कास्ट के लोग यहाँ पे जाते हैं, तो इस वाले कास्ट वाले को यहाँ पे खड़ा करो, इस वाले कास्ट को यहाँ पे खड़ा करो और जीत जाएगा। वाह, सारी पार्टी ऐसे ही सोचते हैं भाई, सब यही सोचती हैं, इसलिए कोई भी नहीं जीत पाता, सबको पार्ट वोटिंग बढ़ जाती है। कैंडिडेट्स मोर डिफरेंट कास्ट एज सो मस्टर्ड देयर सपोर्ट, ठीक है। और बहुत बार तो अलग अलग कैंडिडेट्स को ये भी देखना पड़ता है कि यार दूसरी कास्ट वालों को वोट कैसे लें, क्योंकि एक कास्ट में तो जीत नहीं सकते जानी, तो सबको साथ लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज मेक अपील अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड टू गेन सपोर्ट सम पॉलिटिकल पार्टीज। भैया भैया ये हम आपकी जाति के भैया एक साथ आ जाओ भैया, हमें वोट दे दो, देखो हमारी जाति के साथ भेदभाव हुआ था। वैसे कहते कहते वोट करेज क्या सेंटिमेंट को भड़काते हैं। जैसे आपकी मम्मी है, मैं चली जाती हूँ तो तुम जा रहे हैं मम्मी, काहे चिल्ला रहे हो, इमोशनल ड्रामा कर देती हो आप। सही में ये लोग भी ये करते हैं, ठीक है। और जब हो जाता है सारा कार्य फिर पूछते हैं आप कौन, ठीक है। चलिए, व्हाट हैव बीन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इन फ्री इंडिया। जेंडर डिवीजन का जो इम्पैक्ट था कॉन्सिक्वेंसेस से वो क्या था पॉलिटिकल एक्सप्रेशन पे। देखिए, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने हेल्प किया है ताकि वुमेन्स का रोल जो है पब्लिक लाइफ के अंदर वो बढ़ सके, खासकर इंडिया में। डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स इन इंडिपेंडेंस अवर स्टॉल, इन सब के बाद भी हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। लिटरेसी जो रेट है वो अगर आप महिलाओं में देखें 54% है, पुरुषों के अंदर 76% है। जो वुमेंस का जो हाईली पेड जॉब के अंदर जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है, पुरुषों का बहुत अधिक है, ठीक है। अगर वेजेस की बात करते हैं, इक्वल वेजेस एक्ट है, नेशनल एक्ट है 1976 का, स्टिल महिलाओं को बहुत जगह स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि उनको उतना पे स्केल नहीं मिल रहा जितना एक पुरुष को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के अंदर जो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम बेटे को पढ़ाएं, बेटी को ना पढ़ाएं, बेटी तो क्या है चूल्हा चौका संभालेगी, बट ये ऐसा मतलब सही नहीं है, गलत है। तो हमें सारी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी और धीरे धीरे बदली भी जा रही है। रिलीजन और कास्ट का मैटर को लेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो जेंडर को लेकर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई, प्रोग्राम्स चलाए, वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं वुमेंस को, वुमेन एम्पावरमेंट को। रिलीजन जो है, रिलीजियस और जो कास्टिज्म थिंग है वो सोसाइटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है, रिस्पेक्टिव ऑफ द
पॉलिटिक्स। अगर आपको खुद को पता चल जाए कि यार रिलीजन और कास्ट नहीं, इंसान को ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए, तो आप सही के अंदर ये जितने भी नेता हैं जो ये फालतू की बकवास करते हैं, इनसे तो आप आगे आ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप लोगों को सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज़ किया जा रहा है और कुछ यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए, तो भाई साहब यहाँ पर एंड होता है आपका ये चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको मजा आएगा और टॉपर्स के प्लेलिस्ट तैयार है सभी के सभी, वन शॉट माइंड मैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं और टॉपिक्स भी हैं, सब कुछ बना के तैयार है। कहाँ आपको कुछ नहीं करना है, एक ही बटन पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट पहुंच जाओ और जाके 2000 तरीके से चीज़ों को उड़ा दो। समझ लो बात को? समझ लो। और भाई साहब सारे प्लेलिस्ट तैयार हैं, जाके देखना जरूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू बाय।